सारे के सारे डस्ट पार्टिकल या जो भी इसके अंदर गंद वगैरह पड़ा हुआ था वो सारा यहीं पे यार साफ कर दिया यार। गंदा एग्जांपल हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का वन शॉट जिसके अंदर सारी थ्योरी जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियोस के अंदर जो है वो मैंने फोर्स के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व किए थे। काफी अच्छा रिस्पांस जो है उन वीडियोस का मिला, उस पर काफी सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे थे सर थ्योरी के वीडियोस भी जो है वो आपको बनाने हैं। उससे पहले जो है वो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स सब जो है वो सॉल्व कर रखा है। प्लेलिस्ट जो है वो बनी पड़ी है चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आप देख सकते हैं। आज फोर्स का कंप्लीट वन शॉट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो करने वाला हूं बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा कि हम लोग यूजुअली करते हैं। आज हम लोग जो है वो फोर्स की थ्योरी जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि फोर्स जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है। तो बेटा जी फोर्स हम लोगों के पास क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। किसी भी चीज को आप धक्का लगा रहे हो जैसे ऋतिक रोशन ने लगाया था, और या किसी भी चीज को आप खींच रहे हो उसको हम लोग जो है वो फोर्स बोल देते हैं। तो फोर्स बेसिकली हम लोगों के पास जो है या तो कोई भी चीज हम लोग पुल कर रहे हैं, पुल करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींच रहे हैं, और पुश करने का मतलब होता है किसी चीज को धक्का जो है वो दे रहे हैं। तो पुल और पुश किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप कर रहे हो तो उसको हम लोग जो है वो फोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगता है ना तो एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। जैसे मान लो ये पेन पड़ा है, इस पे मैं धक्का लगाऊं तो धक्का जब इस पेन पे लगेगा ना, पहली चीज क्या होगा हम लोगों के पास, ये पेन जो है अगर रेस्ट पे है तो मूव करना शुरू कर देगा। दूसरी क्या चीज ऑब्जर्व होगी हम लोगों के पास कि इसकी वेलोसिटी जो है या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब इंक्रीज किस केस में करेगी, इंक्रीज तब करेगी जब फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी का मोशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाएगी। और अगर उल्टा हो रहा है, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू है और बॉडी का मोशन जो है वो इस पर्टिकुलर साइड पे हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये कौन सा केस है, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी मेरे को रोकने की कोशिश कर रही है। ब्रेक के कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब ये ब्रेक के मैकेनिज्म में जो वेलोसिटी है वो हम लोगों के पास डिक्रीज करती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स इन विच फोर्स एक्टिंग इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट जो है वो फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग जो है वो अपने पास एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगना, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करना। अगर फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो मैं इधर जा रहा था और पीछे से मैंने जो है वो लात मारी, तो फोर्स की वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास बढ़ने वाली है। सबको पता लग गया, हम शॉर्ट्स डाल के जो है वो वीडियो शॉर्ट करते हैं। बहुत गर्मी है यार नॉर्थ इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा जी हम लोग। तो इसके अंदर देखिए बेटा जी हम लोग क्या अभी बोलने वाले हैं, फोर्स इज व्हाट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। मतलब अगर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है तो बॉडी बट ऑब्वियसली क्या करने वाली है, एक्सेलरेट जो है वो करने वाली है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी या बढ़ेगी या कम होगी, ये दो चीजें जो है वो हम लोगों के पास होने वाली हैं। अब इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को समझना है कि हर चीज की एक यूनिट होती है। तो हमने न्यूटन को श्रद्धांजलि देते हुए फोर्स की यूनिट को जो है वो अपने पास क्या बोला है, मतलब फोर्स की जो एसआई यूनिट है उसको हमने जो है वो न्यूटन बोला। और न्यूटन के लिए हम लोग जैसे मास को किलोग्राम बोलते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में जो है वो हम लोग या केल्विन में जो है वो हम लोग मेजर करते हैं, ऐसी फोर्स को हम लोग जो है वो न्यूटन के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। तो न्यूटन एन जो है वो इसकी यूनिट है। अब फोर्स की जो है वो एसआई यूनिट हम लोग देखने वाले हैं कि एसआई का मतलब पहले तो हम लोग ये समझा देता हूं मैं। एसआई जो है दैट इज व्हाट, दैट इज सिस्टम, किसका, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब देखो ना, वर्ल्ड वाइड जो है वो हम लोग हर चीज को अलग अलग तरीके से जो है वो बुलाते हैं। जैसे कोई कुत्ता बोल रहा है, कोई डॉग बोल रहा है, कोई नाई बोल रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज के अलग अलग नाम है। तो हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ताकि वर्ल्ड के बड़े दिमाग वाले साइंटिस्ट लोग जब मिले तो वो बात करके, मीटर अगर कोई बोल रहा है तो एटलीस्ट एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड। तो एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है वो बनाया गया, जिसके अंदर फोर्स को जो है वो हम लोगों ने क्या बोल दिया, न्यूटन जो है वो सब लोग एग्री करे कि इसको जो है वो थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। न्यूटन जो है वो इसका
यूनिट जो है वो एसआई का बना दिया। अब एक और इसका नाम है MKS, इसको अंडरस्टैंड करो ये क्या रहता है। एम बोले तो मीटर, मतलब अगर लेंथ को हम लोग जो है वो मीटर में मेजर कर रहे हैं और K इज फॉर किलोग्राम और वेट को हम लोग किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं और टाइम को अगर हम लोग सेकंड में मेजर करें, मतलब लेंथ अगर मीटर में है, मास अगर किलोग्राम में है, नॉट वेट, मास अगर किलोग्राम में है और टाइम अगर सेकंड्स में है, तो जो यूनिट हम लोगों के पास निकल के आएगी दैट इज न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो यूनिट हम लोगों के पास रहने वाला है। उसके बाद एक और इसका यूनिट, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक यूनिट का और सिस्टम रहता है दैट इज CGS। C इज फॉर सेंटीमीटर्स, मतलब लेंथ अब मीटर में मैं मेजर नहीं कर रहा हूं, अब लेंथ को जो है वो मैं सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहा हूं, मास को जो है ग्राम में मेजर कर रहा हूं और टाइम को वही सेम सेकंड्स में जो है वो मेजर कर रहा हूं। तो जो फोर्स की यूनिट हमारे पास निकल के आती है दैट इज व्हाट, डाइन। ठीक है, डैनी नहीं है ये, डाइन है, डाइन। तो एक न्यूटन जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर रहता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर जो है वो होता है। इसको ना मैं आपको समझाता हूं, लेकिन बाद में ये फॉर्मूला कैसे आया, 10 की पावर 5 कैसे जो है ये आ रहा है, इस चीज को जो है वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा जब मैं फोर्स का फॉर्मूला जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसी वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और तीसरी लास्ट यहां पे पांचवी चीज जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी है कि मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, कितना जोर से धक्का लग रहा है, कितना धीरे धक्का लग रहा है, तो ये जो है वो हम लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे आपके सामने जो है वो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, देख लो यहाँ पे ट्रॉली को जो है वो पुश कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली ट्रॉली को पुश करने से तो इस केस में जो है ये बंदा पुशिंग कर रहा है। एनसीईआरटी से ये डायग्राम जो है वो चुरा रखा है हम लोगों ने, और इस केस में जो है ये ड्रॉअर को बाहर खींच रहा है, मतलब ये ड्रॉअर को जो है वो पुल कर रहा है। तो दोनों केसेस में कुछ ना कुछ चीजें हमें मूव करते हुए दिखाई दे रही हैं, वेलोसिटीज जो है वो उनकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स इन विच पुश और पुल इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये हम लोगों के पास एक काइंड ऑफ फोर्स है जहां पे पुश और पुल जो है वो हो रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानने वाला, कि इस हॉकी से जो है वो स्टिक से इस बॉल को हिट किया गया। अब बॉल की देखो क्या चीज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो इसने चेंज कर दी, मतलब क्या 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 कुछ बदल दिया इसने, वेलोसिटी बदल दी, बॉल की जो है वो डायरेक्शन इसने चेंज कर दी। किस चीज को अप्लाई करने से, फोर्स को अप्लाई करने से। तो फोर्स जो है वो वेलोसिटीज को बदल सकता है, वो डायरेक्शन को बदल सकता है, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से जो है वो पिक्चर में दे रखा था, तो मैंने आपको जो है वो समझा दिया। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो हम लोगों के पास है, क्या, इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया जो है वो क्या रहता है हम लोगों के पास। देखो यार, आपने ना कभी एक चीज को नोटिस किया हो, मैं आपको करके बताता हूं। मान लो गाड़ी पे बैठे हुए हो, एक्टिवा पे, एक्टिवा ले लेते हैं, या पापा की परी जो है वो मान लो पीछे बैठी हुई है आपके, ठीक है, और आपने जो है वो एक्टिवा पे बैठे हुए हो और एकदम से जो है वो आपने रेस दे दी। और इमेजिन करो कि एक्टिवा के पीछे वाला स्टैंड जो है वो नहीं है, ये जो स्टैंड उसकी आर्म्स कमर पे जो है वो रेस्ट, मतलब धक्का लगा, वो नहीं प्रेजेंट है। तो क्या होगा, एकदम से आपने रेस दिया, वो बेचारी बैठी हुई है ऐसे, तो क्या होगी, एकदम से पीछे की डायरेक्शन में जो है वो गिरेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी थी ऐसे बैठी हुई थी वो एक्टिवा पे। इमेजिन इट लाइक अ गर्ल हु इज सिटिंग ऑन एक्टिवा लाइक दिस, इस पोजीशन में जो है वो एक्टिवा पे बैठी हुई है। हुआ क्या, ये बॉडी है रेस्ट पे, अंडरस्टैंड करना ध्यान से, ये कैसे बैठी है, रेस्ट पे जो है वो बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है, कोई दिक्कत ना है अपने को, रेस्ट पे हैं हम लोग। हुआ क्या, जैसे ही एक्टिवा स्टार्ट हुई वैसे ही उसकी जो लेग्स थी वो एक्टिवा के साथ टच में थी, बट ऑब्वियसली एकदम से जो है वो मोशन क्रिएट हुआ नीचे, तो उसकी लेग्स जो है वो आगे चली गई। ये उसकी बॉडी अडेप्टेड ही नहीं थी, कह रही मैं ढीठ हूं, मैं नहीं जाऊंगी। इनर्शिया है, उसकी बॉडी को पता भी नहीं है इस चीज का, लेकिन ये फिजिक्स है। मतलब अगर कोई मास कहीं पे पड़ा है, उसको एकदम से चेंज कर दिया जाए तो वो रेसिस्ट करता है, यही चीज जो है वो इनर्शिया है। अब वो एक्टिवा पे बेचारी बैठी हुई है, यहां पे बैठी हुई है एक्टिवा के ऊपर, वो लेग्स एकदम से कोई खींच के आगे ले गया, इमेजिन इट लाइक दैट, क्योंकि एक्टिवा एकदम से स्टार्ट होगी, लेग्स को एकदम से कोई खींच के आगे ले गया तो शी विल फॉल बैक, तो वो पीछे की डायरेक्शन में जो है वो फॉल करेगी। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट का इनर्शिया, इसको हम लोग जो है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि उसकी बॉडी एक्टिवा के ऊपर रेस्ट पे बैठी हुई है।
अब उसकी बॉडी रेसिस्ट कर रही है किसी भी चेंज को जो एकदम से उसके ऊपर जो है वो आ रहा है। अब एकदम से कोई चेंज आ गया, मतलब जो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, देखो अगर धीरे धीरे चल रही है फिर नहीं गिरेगी वो, क्योंकि उसकी बॉडी उस मोशन की आदी हो चुकी है। दैट बॉडी हैज अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर मोशन। लेकिन एकदम से इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अगर कोई एकदम से कोई चेंज आ गया बॉडी के अंदर, एक्टिवा एकदम से जो मूव करेगी, शी विल फॉल बैक। वो पीछे की डायरेक्शन में जो है वो फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्टेड थी इन दैट पर्टिकुलर रेस्ट पोजीशन, और लेग्स को खींच के जो है वो एक्टिवा के साथ ही आगे दौड़ा दिया, तो मतलब वो बॉडी जो है वो पीछे की डायरेक्शन में फॉल करेगी। इसी को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, दिस इज व्हाट इज इनर्शिया एट रेस्ट। कोई भी बॉडी, इट इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट की पोजीशन पे, यार ये नोट्स अपने आप से भी नोट कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जब कोई सडन स्टार्ट जो है वो हो रहा है, वो टेंड टू फॉल बैक, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब मान लो उसी पापा की परी को जो है वो आप एक्टिवा पे बिठा के लेके जा रहे हो, थोड़ा बाइक अच्छी कर लेते हैं, एक्टिवा की जगह मान लो बुलेट पे बिठा के लेके जा रहे हो, या हार्ले डेविडसन पे बिठा के लेके जा रहे हो, और आपने एकदम से ब्रेक मार दी, मत करना, गंदी बात। लेकिन आपने फिर भी एकदम से जो है वो ब्रेक मार दी, तो क्या होगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। वो बॉडी जो है वो अडेप्टेड है, वो बॉडी चल रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, एकदम से जो है वो मोशन हो रहा है, एकदम से उसकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं करेगी जब आप ब्रेक मारोगे। क्या होगा उसके बाद, क्या नहीं होगा, उस चीज को अंडरस्टैंड करो। ये आपको कैसे देखना, मान लो ये ब्रेक एक्टिवा पे बैठी हुई है और वो चल रही है, अब एकदम से क्या हुआ, एक्टिवा के साथ या बाइक के साथ या हार्ले डेविडसन के साथ जो है वो उसकी लेग्स थी लगी हुई, उसकी बैक जो है वो बैठी हुई है वहां पे सिटिंग पोजीशन में है, तो एकदम से वो रुक गई, तो ऊपर वाली बॉडी ने अडेप्ट ही नहीं किया था, क्या हो रहा, जा रहा लाते पकड़ ली भाई, तो ये क्या होगा, बॉडी आगे फॉल करेगी। समझ में आई ना? तो यही हो रहा है हम लोगों के पास यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन पे। तो यही इनर्शिया ऑफ मोशन है, मतलब मैं जा रहा हूँ एकदम से ब्रेक लगी, अब मैं जा रहा था पूरा, अब मेरी लातें किसी ने पकड़ के पीछे रोक ली, तो बट ऑब्वियसली भाई मेरी लातें अगर किसी ने पकड़ के पीछे रोक ली तो मैं आगे की साइड पे जो है वो फॉल करूंगा, तो आगे की डायरेक्शन में जो है वो मैं फॉल करूंगा। इसीलिए जो है वो हम लोगों के पास ये इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो बोल दिया जाता है कि अगर सडन ब्रेक्स जो है वो हम लोगों के पास अप्लाई की जाए तो बॉडी एकदम से जो है वो रुक जाती है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो आपको क्लियर है, और नोट कर लो इस चीज को, और उसके बाद जो है वो बड़ा ही एक बढ़िया सा तरीका है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पापा की परी को मारो गोली। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, मान लो गाड़ी है आपके पास, एकदम से बढ़िया वाला बोर्ड साफ कर दे पहले, और ये मान लो छोटी सी गाड़ी पे जा रहे हो आप, दिमाग आपने लगाया नहीं, सामान जो है वो ऊपर रख दिया गाड़ी के, दिस इज द लगेज, और बहुत तेजी से जो है वो मूव कर रहे हो, ब्रेक लगी, क्या हुआ, लगेज चल रहा है। तो ये मुझे लगता है आप अंडरस्टैंड करके कमेंट में बताओ यार, ये ब्रेक मारेंगे तो ये गाड़ी का लगेज जो है, गाड़ी ऑलरेडी वी पे चल रही है, गाड़ी का लगेज किधर फॉल करेगा, कमेंट करो 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, किधर फॉल करेगा लगेज। दूसरा, गाड़ी अगर चल रही थी और आप लोगों ने एकदम से जो है वो चला दी, रुकी हुई थी एकदम से जो है वो चला दी, 2 केसेस हम लोगों के पास, ये ऐसे बढ़िया सी गाड़ी है आपके पास एकदम, ठीक है, लगेज आपके पास, सामान ऊपर रखा हुआ, चाहे सिडान है लेकिन सामान आपने ऊपर ही रखा हुआ, ठीक है, थार वर्गा उसका जो है वो जगह होगी उसके अंदर, मतलब पीछे डिक्की नहीं होगी, ज्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते तो आप ऊपर लेके जा रहे हो। 2 केसेस आपको बुद्धि में चलाने पड़ेंगे, एकदम से अगर गाड़ी स्टार्ट करोगे तो लगेज कहां गिरेगा, एकदम से अगर ब्रेक मारोगे तो लगेज कहां गिरेगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मान लो एकदम से आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हो, इनिशियली 0 पे हो, एकदम से स्टार्ट कर दी, लगेज कहेगा नहीं मैं वहीं रहूंगा, मैं उसी पोजीशन पे रहूंगा। अब लगेज ऐसे पड़ा हुआ है, गाड़ी निकल गई, लगेज कह रहा है ना मैं तो वहीं हूं, तो आपको लगेगा कि लगेज पीछे की साइड पे जो है वो गिर रहा है, बट लगेज वहीं पे ही ऑलमोस्ट जो है वो गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी के ऊपर लगेज पड़ा था, ये गाड़ी चल रही है नहीं चल रही नहीं, एकदम से जो है वो चली, एकदम से जो लगेज कह रहा है मैं नहीं जा रहा साथ में, मेरे को बांधा ही नहीं है आपने, तो मैं नहीं जा रहा, अगर साथ में मेरे को बांधा ही नहीं है आपने तो मैं पीछे की साइड पे जो है वो गिर जाऊंगा, तो पीछे की साइड पे जो है वो फॉल बैक करेगा लगेज इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेक मार रहे हो, मान लो ये लगेज इसके ऊपर पड़ा है, ब्रेक मार रहे हो, एकदम से ब्रेक मारी आपने, ये कह रही ना मैं ना रुकती, तो ये जाएगी आगे, जब आगे जाएगी तो हम लोगों के पास ये लगेज जो है वो फ्रंट डायरेक्शन में गिरेगा। तो ये 2 सिनेरियोज आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जो है वो अंडरस्टैंड करने हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, कभी आपने इस चीज को देखा हो, मैं आपके साथ जो है वो इस चीज को डिस्कस करता हूं। हम लोगों के पास ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है,
इस चीज को अंडरस्टैंड करो। मान लो ये आपकी गाड़ी है, ध्यान से देखना इसको, और इसके ऊपर लगेज ही रखते हैं हम लोग ना। ये गाड़ी ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है और ये सडन इसने टर्न मारा। अब ध्यान से सुनना, सडन टर्न जब इस गाड़ी ने मारा तो गाड़ी की क्या चेंज हुई, हमारे पास डायरेक्शन चेंज हुई। अब डायरेक्शन जब चेंज हो रही है, गाड़ी जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, एकदम से मुड़ गई, एकदम से मुड़ गई। भाई लगेज तो इधर ही जा रहा था। तो जब ये टर्निंग स्टेज पे होगी, लगेज कहेगा ना मैं तो सीधा जाऊं, क्योंकि मैं तो सीधा चल रहा था, मैं तो अपनी डायरेक्शन में चलूंगा। गाड़ी इधर मुड़ जाएगी, लगेज इधर की साइड पे जो है वो गिरेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है फॉल करेगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो बॉडी हमारे पास फॉल करने वाली है। ठीक है, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एकदम से जो है वो अगर टर्न लिया, तो जैसे मान लो मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, मैंने खींच के इधर कर दिया, मेरी बॉडी अभी उधर ही जा रही थी। ठीक है, देखो सुनो, इमेजिन करो, ये आप इसको फील करो इसको। मैं शायद बोर्ड यहां तक जो है वो वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा सा ऊंचा होकर भी सिखा सकता हूं आपको, लेकिन आप समझो। इधर जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, अब मेरी लेग्स जो है वो मुड़ गई मेरी लेग्स मेरी मुड़ गई, मेरी बॉडी अभी कह रही नहीं मैं तो उधर ही जाऊंगी, मैं तो इसी डायरेक्शन में जाऊंगी, तो वी विल फॉल आउटवर्ड, बाहर की साइड पे जो है वो हम फॉल करेंगे। तो इसी को जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं, कट डायरेक्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद डायरेक्शन के बाद आएंगे हम लोग कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर इनर्शिया की। इसकी पहली एप्लीकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मम्मी के साथ कपड़े सूखने डलवाए कभी, या कभी देखो मम्मा कपड़े धोने के बाद जो है वो कैसे सूखने डाल दिया। तो क्या यूजुअली किया जाता है, मान लो ये मेरे पास क्लोथ है और हम इसको जो है ना वो कैसे करते हैं, एक मिनट को मैं आपको क्लोथ से ही इसको समझाता हूं। मैं लेके आया ये अभी पास में मेरा तौलिया पड़ा था तो वही उठा लाया, अभी नहा के मैंने जो है वो पगड़ी बांधी और इसको जो है वो यहीं पड़ा हुआ था, अभी गाली खाता मैं उठा लाया। ठीक है, तो ये देखो मान लो बहुत सारी मिट्टी से जो है ये सना हुआ है। ठीक है, बहुत सारी मिट्टी इसके अंदर है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा और सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स थे, मतलब इमेजिन करो मैं आपको इस क्रॉस सेक्शन से ही समझा रहा हूं, सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स या जो भी इसके अंदर गंद वगैरह पड़ा हुआ था वो सारा यहीं पे, या साफ तो लिया यार मेरा, रुको गंदा एग्जांपल हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, सारा जो पानी वगैरह पड़ा हुआ था वो इसी जगह पे जो है वो लगा हुआ था। ठीक है, तो इमेजिन करो ये तौलिए पे जो है वो पानी लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एकदम से इसको ऐसे खींच दिया, तो हुआ क्या, ये पर्टिकुलर जगह पे जहां पे पानी था, मैंने टॉवल को फटाफट से जब खींचा तो पानी सारा का सारा यहीं रह गया। क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पानी खड़ा है आराम से, पानी टॉवल के अंदर पड़ा आराम से, पानी कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पोजीशन का वो आदी है, उस पोजीशन पे जो है वो कंटिन्यूअसली पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको खींचूंगा इस पर्टिकुलर तरीके से, तो ये पर्टिकुलर जो पानी वहीं रहने की टेंडेंसी की वजह से इस तौलिए से बाहर हो जाएगा। तो हमारी पंजाबी में बोलते हैं कपड़े छंड दो, मतलब कपड़े सूखने डालने से पहले कपड़े को ऐसे कर दो, दिस इज कॉल्ड कपड़े छंड दो। ठीक है, तो मैं आपको जो है मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। अब इसको पढ़ो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो आप साफ कर सकते हो। दूसरा क्या था, कपड़े को मार के, मतलब जैसे कोई जैसे कारपेट है, कारपेट को बीट करोगे तो एकदम से कारपेट पीछे की साइड पे होगा, पीछे की साइड पे होगा तो मिट्टी उसकी सारी नीचे की साइड पे जो है वो गिरेगी। तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब भी किसी कारपेट को बीट किया जाता है, डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर आ जाते हैं। फंडा यार मैंने समझा दिया, पढ़ लेना, लाइन को समझ में आ जाएगा, हमने तो प्रैक्टिकली करके देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया गधे मत बनो, जो भी लगेज आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है, उस पर्टिकुलर लगेज को जो है वो बांध के रखना चाहिए। ठीक है, रस्सी वगैरह के साथ जो है वो बांध दो। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में समझा चुका हूं आपको कि फॉल बैक करेगा, पीछे की साइड पे आएगा, शार्प टर्न पे जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वीडियो को आलतू फालतू बातें ना करते हुए, दोबारा समझाते ना हुए, हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा का सारा नोट आपने जो है वो लिख लिया, स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो और हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोगों के पास क्या है स्लाइड में। अरे कहां गया, हाँ ये रहा मास एंड इनर्शिया। बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में जो है वो इसके अंदर रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड इनर्शिया। अब देखो, मास तो किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, या कितना मास प्रेजेंट है, या कितना मैटर प्रेजेंट है, उस चीज का जो है ये क्या है, मेजर है।
ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे को ये बता रही है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना गूदा भरा हुआ है, मतलब गूदा इन द सेंस कितना मास भरा हुआ है, कितना मैटर जो है वो उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को जो है वो हम लोग मास बोल देते हैं। अब इनर्शिया, देखो इनर्शिया थोड़ी सी अलग चीज है। ये हम साफ करेंगे और इनर्शिया का स्पेलिंग सीखेंगे। और इनर्शिया की स्पेलिंग है INERTIA। ये भैया जो इनर्शिया है ना, ये हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि वो रेसिस्ट कर रही है किसी भी चेंज को। कोई भी चेंज अगर किसी बॉडी, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ मेजर, ये को किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड में कुछ किसी में भी नहीं है, ये एक फिजिक्स है। फिजिक्स क्या, एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अर्थ के ऊपर जो बॉडीज हैं इन लॉज को फॉलो करती हैं। क्या कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद कर रही है, कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो चलते रहना पसंद कर रही है, कोई भी बॉडी अगर सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो सर्टेन डायरेक्शन में ही मूव करना पसंद कर रही है। इसी चीज को हम लोग जो है वो अपने पास इनर्शिया जो है वो बोल देते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इस चीज को जो है वो हम लोग इनर्शिया बोल देते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, सारी बकवास जो है वो लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको ये जानना है कि इनर्शिया जो है किसी भी चीज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास। मतलब कोई बॉडी जितनी ज्यादा भारी होगी वो उतना ज्यादा उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है, तो वो उतना सारा का सारा मैटर जो है इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो रेसिस्ट कर रहा है, सब एक साथ रेसिस्ट कर रहे हैं, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है मास के साथ। जितनी भारी चीज होगी वो उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगी किसी भी डायरेक्शन में चेंज को। भारी चीजों की डायरेक्शन बदलना मुश्किल काम है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एकदम से बहुत भारी चीज आपने सर पे उठा रखी, एकदम से आपको रोक दिया जाए तो वो एकदम से बहुत तेजी से जो है वो आगे गिरेगी, उसको आप रेसिस्ट करके नहीं रोक सकते हो क्योंकि उसकी डायरेक्शन का जो मूवमेंट था, उसकी डायरेक्शन का जो इनर्शिया था वो बहुत ज्यादा था। तो इस इनर्शिया के मेजर को मास से हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आ रहा है, कहां गया भाई, हाँ ये क्या है, इन दोनों के बीच की टेंडेंसी क्या है, ये एज ए क्वेश्चन जो है वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो एज ए क्वेश्चन जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लो। देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोगों के पास रिलेशनशिप क्या है मास और इनर्शिया में। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी बॉडी का कि वो रेस्ट पे रह रही है, मोशन पे रह रही है, या वो कांस्टेंट स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन मास ऑफ द बॉडी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है जिसको हम लोग किलोग्राम में जो है वो मेजर करते हैं, और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो इनर्शिया, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो मास हम लोगों के पास होगा। तो पेपर में आएगा तो ये 2 पॉइंट्स लिख दोगे तो पूरे मार्क्स आपको मैडम दे देगी, नहीं तो मेरा वीडियो भेज देना। थैंक यू। अब हम लोग जो है वो बेटा जी आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हमारे पास क्या रहता है। तो बैलेंस्ड फोर्स हम लोगों के पास क्या है, इस चीज को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो बेटा जी ये कोई बॉडी है हम लोगों के पास, जितना इस डायरेक्शन में मान लो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है हम लोगों के पास 20 न्यूटन। तो दोनों डायरेक्शंस में जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो 20-20 न्यूटन का जो है वो लग रहा है। अगर 20 न्यूटन का फोर्स हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में लग रहा है, एक सेकेंड, तो 20 न्यूटन का फोर्स अगर हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में लग रहा है तो हमारे पास क्या होने वाला, ध्यान से देखो, इधर 20 न्यूटन और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी कितने न्यूटन, 20 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस हम लोगों के पास क्या है, इक्वल हैं एंड ओपोजिट है। इक्वल और ओपोजिट होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट जो है वो कर देते हैं, जिससे जो नेट फोर्स लग रहा है आप पे वो 0 लगेगा। अब इस चीज को इमेजिन करो, मान लो आप इधर खड़े हो और ये हनी राजपूत जो है वो हमारा इधर खड़ा है, और किसी और बच्चे ने जो है वो इस चैप्टर के लिए गुजारिश की है, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, हनी राजपूत का नाम याद है, अभी रिसेंटली उसका सुबह मैंने कमेंट जो है वो पढ़ा था। इधर और इधर से हनी राजपूत मेरे को खींच रहा है, इधर हनी राजपूत का दोस्त मेरे को खींच रहा है, दोनों जो है वो बराबर जिसको बोलते हैं फोर्स लगा रहा है, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं मूव नहीं करूंगा
क्यों? क्योंकि जितना फोर्स हनी राजपूत मेरे पे लगा रहा है उतना ही फोर्स उसका दोस्त मेरे पे लगा रहा है, तो मैं नेट फोर्स मेरे पे 0 लग रहा है और मैं मूव नहीं करूंगा और मैं आराम से खड़ा हूं। और मैं अगर आराम से खड़ा हूं तो उस चीज को जो है वो हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोल देते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट जो है वो कर रहे हैं। दूसरा, अनबैलेंस्ड फोर्स का रहा हनी राजपूत को मेरे पे आया गुस्सा, क्योंकि उसका वीडियो जो है वो लेट बन रहा है, मतलब 19 घंटे लेट बन रहा है। उसने रिक्वेस्ट की थी 19 घंटे पहले और मैं 19 घंटे बाद जो है उसको शूट कर रहा हूं, और शायद आते आते 24 घंटे और जो है वो लग जाएंगे। तो हनी राजपूत ने मेरे को ज्यादा जोर से खींचा, उसको गुस्सा आया जब, तो ज्यादा जोर से जब मेरे को खींचा उसने, तो मैं जो है वो इस साइड पे ज्यादा मूव करूंगा। उसके दोस्त को गुस्सा कम था तो उसने कम जोर से खींचा, तो उस साइड पे मैं कम मूव करूंगा। तो बट ऑब्वियसली इस साइड पे जब मैं ज्यादा मूव करने वाला हूं तो मेरे पे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो उधर लग रहा है, उस साइड हनी राजपूत की तरफ। जब नेट फोर्स मेरे पे हनी राजपूत की तरफ ज्यादा लगेगा बेटा जी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बोल देंगे। बाकी सब बकवास लिखा हुआ, तुम लोग जो है वो उसको देख लेना। रिजल्टेंट फोर्स अगर नेट बॉडी पे 0 लग रहा है, यहां पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो ये एक बैलेंस्ड फोर्स है जिसमें फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और अगर हम लोगों के पास नेट फोर्स जैसे मान लो 200 हो गया, तो इस साइड पे नेट मूवमेंट जो है वो हमारे पास 180 न्यूटन से जो है वो होगा, क्योंकि 200 माइनस 20 कैसे? 200 माइनस 20, 200 माइनस 20 इज 180। 180 किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास लगने वाला है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया गेम चेंजर जो है वो हम लोग मूव करने वाले हैं। इस गेम चेंजर की असलियत भी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लॉज ऑफ मोशन को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा सिग्निफिकेंस पूरी की पूरी मैकेनिक्स के अंदर जो है वो रखते हैं, फिजिक्स का पार्ट जिसके अंदर हम लोग इस तरह के न्यूटन के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी सबसे पहले जो है वो देखने वाले हैं, और इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। देखा, काम करने से पहले ही आपको समझा चुका हूं। यही जो है वो आम आदमी एकेडमी की खासियत है, आपको पता भी नहीं है और आपको समझा भी दिया गया है। लॉज ऑफ मोशन को पढ़ो जरा, लॉज ऑफ मोशन, आपको एकदम से जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। बॉडी रुकी रहना पसंद करेगी, क्यों? क्योंकि इनर्शिया। दूसरा, बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, चल रही है तो वो चलते रहना पसंद करेगी। डायरेक्शन में अगर सेम में मूव करे तो वो सेम डायरेक्शन में रहना जो है वो पसंद करेगी, क्यों? कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक कि, कब तक? बिल्कुल कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तीनों चीजें आ गई, कौन कौन सी? रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तीनों इनर्शिया के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके कब तक ये इनर्शिया कब तक फॉलो हो रहा है? जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लग रहा, तभी तक। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगा तो बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, बॉडी का मोशन भी चेंज होगा, रेस्ट से मोशन पे भी आएगी, मोशन से जो है वो रेस्ट पे भी आएगी। लेकिन ये लॉ तभी और तभी वैलिड है जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी एट रेस्ट unless until any external forces applied on the body। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये कब हो सकता है? क्या फुद्दू था न्यूटन ना, मतलब जमीलुल आदमी, बेकार, घटिया। अब समझाता हूं क्यों। मैं घटिया नहीं बोल रहा, फंडे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहां तक अगर समझ रहे हो तो ठीक है, सब कुछ है। लॉ पता लग गया, लॉ पता लग गया, लॉ पता, भाई घंटा नहीं पता लगा तुम्हें, लॉ कुछ ना पता लगा। ध्यान से समझो लॉ है क्या, अंडरस्टैंड करना। क्या? एफ एक्सटर्नल 0, भाई कब होता है एफ एक्सटर्नल 0? मेरे को बता दो, इस पूरी धरती पे कहां पे, एक मिनट पूरी फीलिंग के साथ, इस पूरी धरती पे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 लग रहा है? भाई ग्रेविटी तो हर जगह लग रही, चल रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है। भाई लॉ तो वैलिड ही नहीं है, ये तो फुद्दू बना के चला गया मेरे को लगता है न्यूटन, नहीं समझे? वो कह गया जब एक्सटर्नल फोर्स, तो वही बात होगी, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अबे क्या होगा? अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बना तो मैं ऐसा करूंगा, फीलिंग है। अगर जिसको बोलते हैं कैटरीना कैफ की शादी ना हुई होती तो मैं उसे प्रपोज करता, फीलिंग है। यार क्या घटिया फीलिंग है क्या ये लॉ? क्या ये लॉ फीलिंग है? ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है भैया अर्थ के ऊपर जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 लग रहा हो। बताओ कौन सी जगह? हर जगह ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, हर जगह जूते घिस रहे हैं आपके, फ्रिक्शन जो है वो आपके ऊपर लग रहा है। कोई ऐसी जगह बता दो जहां पे आप मूव कर रहे हो और आप पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 लग रहा है ही नहीं भाई ऐसी कोई जगह। फिर ये कौन सा लॉ है भाई? ये प्योर इमेजिनेशन है। ये लॉ प्योर इमेजिनेशन है कि अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स
जीरो लगता, या अगर तो वो बॉडी रेस्ट पे रहती, अगर वो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता तो वो बॉडी मोशन में रहती, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता तो ना, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो लग ही नहीं रहा, हर जगह तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। फिर ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा हो रहा होता तो ये होता। वही बात है, बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। कब भाई, कब बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट? कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। भाई एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है ही नहीं, कहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो? मेरे को कोई ऐसी जगह बता दो इस धरती के ऊपर जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये धरती पे लॉ वैलिड ही नहीं है? ऐसा है क्या? हर जगह धरती घूम रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, सन धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, मून धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, हर जगह फोर्सेस लग रहे हैं, हर जगह फोर्सेस लग रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स अर्थ के ऊपर जो है वो जीरो। नहीं बताओ, मतलब क्या मजाक हो रहा है? ये चार लोग पूछने वाले हैं क्या आपसे आके इस चीज को कि भाई कैसे हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स जीरो? कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड करो, प्योर इमेजिनेशन कि न्यूटन ने फील किया इस चीज को, फीलिंग, प्योर फीलिंग है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता तो ये होता, ये फीलिंग है न्यूटन का। ये लॉ वैलिडिटी इसका बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के सिनेरियोस को फाइंड आउट करना जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। कौन सी जगह जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है? ब्रह्मांड में रह रहे हैं भाई हम लोग, हर चीज एक साइड पे भाई लॉ दे रहे हैं हम लोग। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर बॉडी विद सम फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद एक लॉ दे रहे हैं, अगर फोर्स जीरो होता तो न्यूटन का ये वाला लॉ वैलिड होता। ठीक है भाई, ये हमारी सरकारी जुमलों की तरह है। ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं जीरो है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वैलिडिटी सिर्फ यही है। ठीक है, अगर ऐसा ढूंढ लो तुम लोग जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो मुझे भी बताना, हम वहां पे इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ फीलिंग है, अगर होता बिल्कुल सही है, अगर हो रहा होता तो वो वैलिडिटी उसकी एकदम से जो है वो श्योर होती। बिल्कुल ठीक था न्यूटन। हम न्यूटन को गलत ना कहें, नहीं तो कई आगे यूट्यूबर जो अपने को गाली देने लगेंगे। और ठीक है भाई, उसने सही कहा, अगर जीरो होता तो वो सही। फीलिंग, इट इज अ फीलिंग, इट इज नॉट अ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इट इज अ फीलिंग ऑफ मोशन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, ये लिख लो भाई, पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कहां गया न्यूटन का लॉ? यार इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले, मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद मोमेंटम हम लोगों के पास क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। मतलब किसी बॉडी के अंदर, इस चीज में बेसिकली हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। जितना तेजी से वो मूव करेगी उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी उसकी होगी उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इमेजिन करो, सामने से जो है वो ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक जब आ रहा है और वो लोडेड ट्रक है और वो आपकी गाड़ी से टकरा रहा है, तो आराम से जो है बहुत बड़ा नुकसान आपकी गाड़ी का होगा। अगर वही मान लो अनलोडेड ट्रक है तो कंपैरेटिवली उतना नुकसान नहीं होगा जितना लोडेड ट्रक करके गया, क्योंकि एक तो बहुत सारा मास, उसका इनर्शिया सारा इसी डायरेक्शन में चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? बहुत तेजी से चल रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद उसकी वेलोसिटी है, मास बहुत ज्यादा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, इनर्शिया और वेलोसिटी की कॉम्बिनेशन की वजह से जो है वो बहुत तेजी से आपसे टकराएगा और चकनाचूर जो है वो कर देगा। यही अगर उस बहुत हल्का सा होता, मान लो यही हाथी आ रहा है, मान लो हाथी कितनी स्पीड पे आ रहा है, 100 की स्पीड पे आ रहा है दौड़ता हुआ, एकदम से आपके ऊपर चढ़ गया, खत्म भाई, फ्लैट, एकदम खत्म। अगर वही मान लो मक्खी आ रही है उसी सेम स्पीड पे, उतना नुकसान नहीं करेगी जितना हाथी कर गया। ठीक है, कर तो देगी लेकिन उतना नहीं करेगी जितना हाथी कर गया। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो मोशन है उसके अंदर वेलोसिटी और मास दोनों का जो है वो हम लोगों के पास सिग्निफिकेंस होता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है। और दूसरी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बहुत सिंपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मोमेंटम इज मास टाइम्स द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में जो है वो मोमेंटम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी हम लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो रहने वाला है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी वही सेम है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वैसा यूनिट जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। P देखो किसके बराबर है, मास टाइम्स वेलोसिटी। मास किसके बराबर होता है, kg के बराबर होता है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो हम लोगों के पास जो मोमेंटम की वैल्यू होगी वो kg मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। इसको यार नोट कर लो एक बार ना, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं, यही मोमेंटम के अंदर आपको जानना था। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर है। आज ना एक्चुअली मैंने ये डॉक्स पे प्रिपेयर कर रखा है,
ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ एक फीलिंग था, सेकंड लॉ भी एक फीलिंग है, नहीं है फीलिंग नहीं है, वो मतलब सियानी चीज करी है इसने, न्यूटन ने एक चीज अच्छी करी है। लेकिन इस लॉ की ना बड़ी अच्छी स्टोरी है एक, मतलब मैं हर साल जब अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब आई एम पास आउट फ्रॉम NIT जलंधर, वहां से हम लोगों ने जो है वो इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मेरी जॉब लगी चेन्नई। तो चेन्नई में मैं था, वहां पे एक ऑटो ड्राइवर था एंड हिज सन वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जाम्स, ठीक है। तो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई और हम लोगों ने बात की कि यार मैं भी जो है वो उस टाइम पे, हमारे टाइम पे एग्जाम जो हुआ करते थे उसको हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, 2012-13 की बात है, 10 साल पहले। तो वो मेरे को कहने लगा कि ना उसका बेटा साथ आया होता कुदरती, हम लोग बात कर रहे थे, मैं गुरुद्वारा जाता था वहाँ पे हर संडे को, तो क्योंकि जब हम घर से दूर होते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू हमें ज़्यादा लगती है, यहाँ शायद मैं कम जाता हूँ, वहाँ मैं ज़्यादा जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना वो एक बड़ी, मेरे को आज तक मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती है, यार एक छोटा सा बच्चा जो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसने एक इंजीनियर ने कैसी खासी बेइज्जती करी सेकंड लॉज ऑफ मोशन पे। मैं देखता अच्छा हक्का बक्का रह गया मैं बैठ के, भाई क्या हुआ क्या, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कहता आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके आपने, मैं कहा हाँ जी मैं NIT जलंधर से जो पास आउट हूँ, ठीक है जी। बड़ा थोड़ा वो भी इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि वो भी जो है वो I was also interested in preparing for the same exams which I have did in my life। बड़ा अचीवमेंट था, मेरे को फीलिंग आया, बड़े चौड़े हो गए, मैं भाई मैं तो भाई हाँ ये रैंक था हम लोगों को, ऐसे ऐसे हमने किया। तो भाई वो कहता व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने उसको बोला हाँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंपल, मेरे को आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इनटू a। मैंने बोल दिया F इज इक्वल टू m इनटू a। तो वो मेरी तरफ देखने लगा कि हाउ स्टूपिड यू आर। मैंने कहा क्यों भाई क्या बात होगी भाई, मैं तो स्टूपिड बोल रहा है यार, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, मैं तो स्टूपिड बोल रहा है यार, तो मेरे को यार मजाक हो गया भाई मजाक हो गया क्या। वो कहने लगा, कह रहा भाई आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट द फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉज ऑफ मोशन, यू आर टेलिंग मी द फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप मेरे को फॉर्मूला बता रहे हैं भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछा, लॉ ऑफ मोशन इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ मोशन, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट इज गिवन हियर। बच्चे क्या गलती करते हैं इसके अंदर, F इज इक्वल टू m इनटू a करते हैं, F इज इक्वल टू m इनटू a इज द फॉर्मूला ऑफ second law of motion, not the second law. Law is something else, not the formula. Formula is the mathematical depiction of that particular law. Formula एक mathematical depiction है भाई, law ना है वो, समझे। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। The law state that the rate of change of momentum को हम लोग फोर्स बोलते हैं, या फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। पहले इस वाली डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करो, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इनटू a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू m इनटू a, नॉट F इज इक्वल टू m इनटू a इज द लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये एक फॉर्मूला है। लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हम लोगों के पास कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गलतियां नहीं करनी मैथमेटिकल चीजों को और लॉस को सेग्रीगेट करके जो अंडरस्टैंड करो। लॉ में आपको पूरा का पूरा लॉ बताना है जो न्यूटन ने जो है वो अपने पास बताया था, ठीक है। अब इस चीज को ना मैं आपको समझाता हूं। पहले तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं, ये बहुत है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये मोशन चैप्टर में सब लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है। इसी वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, F is equal to m times v minus u divided by t। F is equal to, इसको लिख सकते हैं mv minus mu divided by क्या, t। mv minus mu divided by t। अब इसको देखो मोमेंटम का अभी हमने डिस्कस किया। अगर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम की, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। U को मैं मान के चल रहा हूं कि बॉडी की जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, और V अगर किसी बॉडी की बात करूं तो वो बॉडी की हम लोगों के पास एक फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो दैट इज मास इनटू में उसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। अगर यही दोनों चीजों को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू, यहां पे क्या, फाइनल मोमेंटम इज
हम लोगों के पास जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है, फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं ना इसको, m इंटू वी इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज पी एफ माइनस दिस इज पी आई डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या, t। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे, आप करके देख लो, पी एफ माइनस पी आई इज यहाँ पे क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू। तो ये हम लोगों के पास जो है वो चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड करो, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब किसी भी चेंज को जो है ना वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ चेंज। तो डेल्टा पी मींस चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम बाय हम लोगों के पास टाइम टोटल कितना लगा, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम चेंज हुआ। तो इसको भी मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं, मतलब डेल्टा टी इज एक्चुअली टी, कितना टाइम लग रहा है, मतलब ये होने में, इनिशियल से फाइनल होने में जो टाइम लग रहा है उस चीज को मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां से एक चीज आप अंडरस्टैंड करोगे अगर, तो वो मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। फोर्स की एक और डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आ गई। व्हाट? फोर्स की डेफिनेशन देखो ध्यान से, एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है वो प्रोडक्ट हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों के पास एक और डेफिनेशन जो है वो रखता है, वो क्या, कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने? फोर्स इज इक्वल टू चेंज किसके अंदर, इन मोमेंटम पी पर यूनिट क्या, टाइम। फोर्स इज इक्वल टू, या इस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब दिस फोर्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज सेम एज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम में, मतलब कितने रेट से चेंज हो रहा है, तो उसी को जो है वो हम लोग बोल देते हैं यहां पे फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, या फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मैथमेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पीछे हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसको अपने पास नोट कर लो कि ये एक डेरिवेशन के तौर पे जो है वो हम लोगों के पास आ जाता है। ठीक है, कई बार ना मैंने देखा है यार, एक तो कई बार टीचर्स बहुत बड़ी बेवकूफी कर देते हैं, वो कर देते हैं प्रूव दैट। एक चीज देखना, क्वेश्चन आता पेपर में, कई बार मैंने गधों को इस तरह का पेपर सेट करते हुए देखा, प्रूव दैट F is equal to what? Delta P by, prove the second law of motion that force is equal to rate of change of momentum. Definition मतलब टर्मिनोलॉजी देखो वो क्या यूज करता है, prove the second law of motion that rate of change of momentum is force। मतलब proof, जो वर्ड proof है ना ये भाई, एक चीज देखो, लॉ, ये लॉ ऑफ मोशन है, ध्यान से सुन लो, उन सब टीचर्स के लिए मेरी ये बात है, ध्यान से सुन लो इस चीज को भाई। प्रूफ, लॉ का इस दुनिया में कोई प्रूफ नहीं होता, यू कैन नॉट प्रूव लॉ। फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन ही हम लोगों के पास ये बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना, प्रूव करना नहीं। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करो। आप बिल्कुल जब इस तरह से फिजिक्स पढ़ा रहे हो ना, इस तरह के पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो घटिया पूछ रहे हो ना, तो आप लोग एकदम बेसिक डेफिनेशंस के उल्ट चल रहे हो। प्रूफ का मतलब आप लॉ को प्रूफ कर दोगे, इतने बड़े हो गए भाई तुम लोग, भगवान से ऊपर हो गया, लॉ को प्रूफ कर दोगे। लॉ को कोई नहीं प्रूफ कर सकता। लॉ इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। आप यहां पे वर्ड इस्तेमाल करो डिराइव, डिराइव जो है वो वर्ड इस्तेमाल करो कि फोर्स की वैल्यू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, उसकी तो अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, डेरिवेशन होंगी फिजिक्स में। प्रूफ कर दोगे क्या मैथमेटिकली? मैथमेटिकल लॉ प्रूफ होता है? कमाल होगी यार तुम्हारी। चलो अगर कोई देख रहा था तो ठीक है, बच्चों को तो मेरा हमेशा प्यार है भाई, बच्चों के साथ हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ गधे हैं जिनको ही बोलना पड़ता है, ठीक है। एनीवेज, अब भाई ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दो चीजें हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पहली अंडरस्टैंडिंग ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस mu बाय टी, या इसको हम लोग डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने एक ने बॉल मारी और सामने से बॉल आती आती आपने कैच करी, और आप अपना हाथ जो है वो ऐसे पीछे लेके जा रहे हो, कैच करते हुए आपने हाथ जो है वो पीछे की साइड पे लेके गए। अब पीछे की साइड पे आप हाथ लेके जाने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो बॉल बहुत तेज आ रही थी, मान लो इनिशियली बॉल आ रही थी 50 में, और आपके हाथ में आके, बट ऑब्वियसली उसमें रुकना है, सिंपल सी बात।
आपके हाथ में आगे बॉल ने क्या करना है, रुकना है, सिंपल सी बात, क्योंकि आप बॉल को कैच कर रहे हो। अब ये रुकना है बॉल ने, यहां पुट करो जरा ये फॉर्मूला, क्या F इज इक्वल टू, मान लो बॉल का मास है 50 ग्राम, या छोड़ो 1 किलो ले लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। मास इज 1 kg, चेंज इन वेलोसिटी इज 0 माइनस 50 बाई टी। फोर्स कितना आ गया देखो हमारे पास, -50, सॉरी ये हो गया हमारे पास माइनस का 50 डिवाइड, इसी को, इसको ना ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, देखो दिमाग चलाओगे तो फिजिक्स समझ में आएगा। ये बन गया, मैंने टी, आपके दिमाग में आ रहा होगा टी तो सर ने बोला ही नहीं, टी तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, टी इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम लगेगा, डिनोमिनेटर में है टाइम, मान लो मैं 10 सेकंड्स पुट कर रहा हूं तो फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, मान लो 20 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास 2.5, मान लो यहाँ 100 पुट कर रहा हूं, फोर्स कितना 0.5। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, टाइम की वैल्यू को जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। भाई मैं हाथ पीछे लाके टाइम को इंक्रीज कर रहा हूं ताकि मेरे हैंड पे फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या लगे, लेस लगे। इसीलिए एक प्लेयर जो है वो अपना हाथ पीछे की साइड पे जो है वो खींचता है ताकि उसके हाथ के ऊपर जो फोर्स है वो कम लग सके। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। इस तरह के कई बार मैंने देखा टीचर्स को घटिया सवाल पूछ लेते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो क्या होता है, मतलब टीचर्स को हम लोग क्या बोले। देखो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास कितना 1 kg, एक्सेलरेशन बॉडी की है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये दोनों डाटा की वैल्यूज मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं तो 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है हम लोगों के पास कि जब भी कोई 1 kg की बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जो है वो मूव कर रही है तो बॉडी के ऊपर जो है वो कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स जो है वो लग रहा है। ये इस तरह की बेसिक डेफिनेशंस कई बार एनसीईआरटीज में भी गिवन रहती हैं, तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये फंडा जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, ये मैंने अभी पिछले उसमें जो है वो बता दिया था, टॉपिक मैंने लिखा हुआ था ताकि मेरे दिमाग से स्किप ना हो जाए, ठीक है। तो ये मैं जूम कर रहा हूँ, आपने जो है वो नोट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। रुको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए ना मैं पकाना लेके आया। पकाना किस किस को पता है क्या होता है? पंजाबी में गुब्बारे को जो है वो पकाना बोलते हैं। लेट मी ब्रिंग द पकाना फॉर यू। देखो बेटा जी, अब ये देखो गुब्बारा, फुला लेते हैं इसको पहले, ठीक है, अच्छे से फुलाएंगे हम, बहुत बढ़िया तरीके से। फुलाना आता है? हाँ आएगा। ये फूल गया। बहुत तेजी से फूल गया यार, और लाना पड़ेगा, और तो था ही नहीं मेरे पास, तो भाई बहुत तेज लगा। पता क्या होता है, हम लोगों को आदत है एक्चुअली, हम लोगों को लगता है सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो एकदम से पास हो जाते हैं। भाई मैं लाया था फीलिंग लेके, मैं अभी बच्चे से खींच के लाया, लड़ाई करके लाया मुझसे, मैं गुब्बारा कह रहा एक ही है पापा, मैं दे दे भाई एक ही चाहिए मेरे, ठीक है। तो बस अब वो फूट गया, मेरे को लगता है अब शायद ना कर पाए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होता भाई, फिजिक्स में सारे एक्सपेरिमेंट पास होते हैं। तुम अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स देखते हो जो पास हो रहे होते हैं, इसलिए तुम्हें मिलता है वाओ फिजिक्स बहुत अच्छा कर रहा है आदमी। मेरे जैसा आदमी फेल भी हो जाता है, ठीक है। फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस। अब हम लोग नहीं करके दिखा पाएंगे आपको कि बैलून जो है वो कैसे जो है वो वर्कआउट कर रहा था, क्योंकि एक ही गुब्बारा था मेरे पास पड़ा हुआ अभी, ठीक है, वो भी मैं अपने बच्चे के पॉकेट से जो है वो चुरा के लाया था। अब इस गुब्बारे को अंडरस्टैंड कर लो। ये मान लो जी ये बैलून, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं इसी को फुला देता हूं, ये देखो बड़ा हो गया। ये बैलून जो है वो हम लोगों के पास बड़ा हो गया, ठीक है। अब हवा भरी बेटा आपके सामने, देखो फीलिंग पूरी आनी चाहिए आपको कि हम हवा भर के जो है भरी, और ये गुब्बारा जो है वो और फूल गया। अब मैं और हवा भर के नहीं दिखा रहा बेटा, बहुत टाइम लग रहा है हवा भरने में, तुम देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये गुब्बारा भर गया। अब हुआ क्या, इस गुब्बारे के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इस गुब्बारे के अंदर? एयर जो है वो प्रेजेंट है। अब मैंने अभी होल्ड कर रखा है इसको, इसके ये माउथ को जो है वो मैंने बंद कर रखा है अभी के लिए, पकड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको छोड़ रहा हूं, खोल रहा हूं, ठीक है। खोलने का मतलब क्या हुआ, ये यार मैं करके दिखाता आई विश, ठीक है, लेकिन मेरे पास गुब्बारा और नहीं है, और मैं अभी मार्केट जाके इस वीडियो को दोबारा से खराब नहीं करना चाहता।
ठीक है, एनीवेज कॉन्सेप्ट मैं समझा ही दूंगा। ठीक है, ये बैलून के टुकड़े मैं उठा लेता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। अब क्या हो रहा है, देखो एयर जो है इस बैलून के अंदर अब भर चुकी है। अब जब हम इसको होल्ड करके छोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, हवा इस जगह से, क्योंकि हवा को जिस जगह पे स्पेस मिल रहा है वो वहां से बाहर निकलेगी, लीक होगा। अब बैलून जो है, क्योंकि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, कौन सी मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड की स्पेलिंग मैं कल लर्न कराऊंगा बेटा, ये गलत है, STRETCHED, ठीक है, टी जो भी है कल याद कर, मैं पक्का मैं पोस्ट करूंगा कम्युनिटी पे स्ट्रेच्ड के स्पेलिंग। ठीक है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बैलून जो है वो हो गया, हवा इसके अंदर जो है वो भर चुकी है। अब इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, हवा को बाहर की साइड पे पुश करेगी। क्यों, क्योंकि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। इलास्टिक मेम्ब्रेन हम लोगों के पास, मेरे पास पड़ी हुई है इलास्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो ना, ये देखो, अब कुछ तो मैं बता ही सकता हूं, देखो मैं लाया था, ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है। देखो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर हवा भर दी हम लोगों ने, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन पुश कर रही है किसको, हवा को बाहर की डायरेक्शन में। तो मतलब बैलून जो है ये पुश कर रहा है किसको, एयर को, किस डायरेक्शन में, मेंशन्ड डायरेक्शन में। तो एयर भी पुश करेगी किसको, बैलून को, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके उल्टी डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन में कैसे, मैं उसको येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बैलून ये इस डायरेक्शन में मूव करता। ठीक है, तो ये बैलून जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इस वीडियो को ना मैं थोड़ा सा बाहर जाके एक बैलून ला के दोबारा शूट करके इसके अंदर एक क्लिप डाल दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बैलून जो है वो कैसे दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो पुश हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको समझ लो, बैलून एयर को पुश कर रहा है बाहर, एयर जो है वो बैलून को पुश करेगी उधर। तो लॉ क्या बोलता है, एक्शन, मतलब जितना फोर्स बैलून ने एयर पे लगाया दैट इज एक्शन, और उसका रिएक्शन जितना एयर ने बैलून पे लगाया वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और हम लोगों के पास क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब जितना आप एक्शन कर रहे हो उतना ही रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि बैलून एयर को पुश कर रहा है, एयर बैलून को पुश कर रही है, दोनों एक दूसरे को जो है वो पुश कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे इस चीज को मिस करके चलते हैं, कि पहला फोर्स एयर पे लग रहा है और दूसरा फोर्स बैलून पे लग रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। पहला एयर पे लग रहा है, बैलून धक्का लगा रहा है, दूसरा बैलून पे लग रहा है, एयर धक्का लगा रही है। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज which are involved in this particular action and reaction system। ठीक है, तो एक फोर्स एयर पे, एक फोर्स बॉडी पे, तो लॉज ऑफ मोशन में जो एक्शन रिएक्शन है आर ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो होते क्या है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट होते हैं। मतलब एयर की, जैसे मान लो इस बैलून को मैं छोड़ता तो किधर जाता है बैलून, उधर जाता, उस साइड पे जो है बैलून मूव करता। और एयर किधर जाती, ऑब्वियसली एयर जो है वो यहां से निकलती, बैलून जो है वो धक्का लगता पीछे। एयर जो है वो यहां से निकलती, बैलून को जो है वो धक्का लगता पीछे की तरफ। तो बैलून, मैं बैलून मान लो, तो मैं इस साइड पे मूव करता, एयर जो है वो उस साइड पे लगती। इक्वल एंड ऑपोजिट जो है ये हम लोगों के पास एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होंगे। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो लग रहे हैं। इफ वन फोर्स इज ऑब्जेक्टेड ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, देन सेकंड फोर्स मस्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दिस पर्टिकुलर लॉ इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम लोगों के पास ये हो जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेना। ये मैं गन और बुलेट वाला केस, रॉकेट वाला केस, ये मैं सारे आपको खुद ही यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो बेटा जी आपके पास 32 बोर दनाली है, ठीक है, और ये यहां से बुलेट आपने फायर की, ठीक है, तो क्या हुआ, गन ने बुलेट को पुश किया इस डायरेक्शन में, तो बुलेट इन रिटर्न गन को पुश करेगी इस डायरेक्शन में। तो इसलिए मान लो आपने बंदूक लेके कंधे पे यहां पे रख के दनाली के साथ फायर मारा, फायर किया,
तो आपका कंधा पीछे की डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट पे गन ने पीछे से हिट किया इस डायरेक्शन में, ऐसे जो है वो हिट हो रहा है, और बुलेट गन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हिट कर रही है। तो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो हम लोगों के पास होने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मान लो ये पर्टिकुलर अगर हमारे पास क्या है, एक बोट है जो कि पानी के अंदर जो है वो मान लो पड़ी है, और आप इस बोट के ऊपर यहां खड़े हो और ये इस सी शोर के ऊपर आप जंप करने लगे हो। तो आप अगर ऐसे जंप करोगे इधर को, तो ये बोट जो है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि आपने जंप करने के लिए बोट पे जो है वो फोर्स लगा। मान लो ये आपका था, ऐसे खड़े थे आप इस बोट पे, ये एक मिनट ऐसे शो करते हैं ना, ऐसे खड़े थे आप इस बोट पे मान लो, ठीक है, एक मिनट, पूरी फीलिंग लेंगे भाई हम लोग, पूरी फीलिंग लेंगे। ये ऐसे खड़े थे, ये बोट है मान लो, ठीक है, दिस इज द सी शोर जो आ गया, और यहाँ खड़े थे। आपने जंप करने के लिए क्या किया, आपने ऐसे पुश किया जंप, मतलब समथिंग लाइक यहां करा और आपने ऐसे जंप किया, मतलब आपने जो रिएक्शन लिया वो यहां से लिया, मतलब इसने आपको पुश किया ऐसे। तो ये बोट किधर मूव होगी, आपने इसको मतलब इन शॉर्ट ऐसे खिसका के आगे की तरफ जो है वो मूव करेगी, समथिंग लाइक दिस। बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। तो ये एक हम लोगों के पास फंडा जो है वो इसका एप्लीकेशन हो गया। बाकी ये गुब्बारा बेटा फूल फुट गया, नहीं तो भाई मैं करके दिखाता। ये बैलून था, इसी के ऊपर रॉकेट का कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि गैस अगर इस डायरेक्शन से एग्जॉस्ट करेगी तो बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी के ऊपर जो है वो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम जितना भी यूनिवर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर वजह से जो है वो कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्शन और रिएक्शन को जनरेट कर रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर है। अब इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग वॉकिंग का अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वॉकिंग में भी देखो, मान लो आप इस फ्लोर के ऊपर जो है वो वॉक कर रहे हो, तो एक पैर आपका पहले जमीन को पीछे पुश करता है और दूसरा जो है वो आगे बढ़ता है, फिर दूसरा पुश करता है, फिर पहला जो है वो आगे बढ़ता है। तो आप जमीन को पुश कर रहे हो, मतलब आप फ्लोर को पुश कर रहे हो, फ्लोर को पुश कर रहे हो, और फ्लोर आपको जो है वो एक रिएक्शन दे रहा है जिससे आप एक आगे की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हो। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर भी जो है वो आपको क्लियर है। अब एक बार इसकी एप्लीकेशंस जो है वो देख लो, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गन का फायर होना ये मैंने समझा दिया, इन्फ्लेटेड बैलून से हवा का बाहर निकलना ये मैंने बैलून फोड़ के समझा दिया, मैन का जंप करना, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉकेट जो है, और वाइल वॉकिंग, ये सारे के सारे जो है वो मैं आपके साथ एज ए एप्लीकेशंस के तौर पे जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ये मैंने बता दिया कि सेम बॉडीज के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। अब इसके बाद शायद मेरे को लगता है एनसीईआरटी के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब वैसे पिछले सालों में था और कट हो गया, लेकिन मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो है इस पर्टिकुलर वन शॉट को जो है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो भी 9th लेवल पे जो चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपके दिमाग में आ सकती थी वो हम लोगों ने जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है वो क्लियर कर दी है। इसके अलावा कुछ ज्यादा खास मेरे को लगता नहीं है थ्योरी वगैरह के अंदर कुछ आपको देखने की जरूरत है। हाँ, न्यूमेरिकल वाले वीडियोज अगर आप देख लोगे तो इट विल बी सफाइस, कंप्लीट जो है वो बिल्कुल एक होने वाला पैकेज जो हम लोग दे रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के लिए जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आप भी उस चीज को जो है वो बहुत अच्छे से वैल्यू कर रहे हैं और कीप सपोर्टिंग। आप ऐसी जो है वो अपना प्यार बरसाते रहो। बहुत जल्दी हम लोग जो है ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं एक किंडल ऐप के अंदर, Amazon पे जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगा, और उस बुक का बिल्कुल सारा का सारा 9th के नोट्स जो है वो बहुत ही सस्ते दामों में, बर्गर से भी कम कीमत पे जो है वो आपको बहुत जल्दी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। मे बी सेकंड सेमेस्टर्स के अंदर जो है वो आपके पास ये सारी की सारी बुक जो है वो हम लोगों की अवेलेबल होगी। हम लोग इस पे जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ये सब जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू बेटा जी, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, एंड भाई फोड़ दो भाई, दबा दो बटन, दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, सबको भेज दो। हम आ गए हैं मैदान में, आप लोगों के प्यार से बहुत जल्दी ग्रो करेंगे।